गुड मॉर्निंग 11th क्लास। हाँ जी, आपके दिसंबर असेसमेंट के बाद हमने आपकी एक नई यूनिट स्टार्ट करनी है। वी हैव टू स्टार्ट योर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है बहुत बार कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप 11th में करोगे दैट इज़ द बेसिक फॉर द 12th क्लास। ठीक है, तो हर पॉइंट को आपने समझ के चलना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्या नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी सारी नॉलेज जो आप यहाँ से गेन करोगे यू हैव टू यूज़ इन योर 12th क्लास। ओके, तो वो कंप्लीट आपका 12th क्लास में आएगा। सबसे पहली बात 12th यूनिट हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यहाँ से आपकी सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्चुअल में होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं एंड व्हाट आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद इसमें आपने यहाँ पे दो थ्योरीज़ आपने यहाँ पे स्टडी करनी है कि आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी है जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर लाइज होती थी, बट ये आपकी एंशिएंट टाइम की बातें थी। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जो ये वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसकी रिग्रेशन के बाद मॉडर्न डेफिनेशन दे दी गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, उसके बाद आप 4th यूनिट में ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो। टेट्रावैलेंसी कार्बन की शेप हमने करनी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, करैक्टरिस्टिक फीचर्स पाई बॉन्ड्स के, हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट, ये कंसेप्ट मैं आपको नहीं कराऊंगी, जस्ट एक बार ओवरव्यू आपको दूंगी आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हो 4th यूनिट में। जो आपने केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट किया था उसमें ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं आपकी। ठीक है, जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ आपने ये चीज़ें कर ली थी। उसके बाद स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि ऑर्गेनिक सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपके पास होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास अलग अलग यहाँ पे तरीके हैं, कंप्लीट कंडेंस फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये सारा हम स्टडी करेंगे। उसके बाद 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्लासिफिकेशन हमने करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एंड नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का पार्ट मैं आपको ब्रीफ से आपको डिस्कस कराऊंगी जब आप क्लासरूम में प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे ये पार्ट आपका अच्छे से होगा बेटा। वीडियो में मैं आपको एक बार बेसिक ओवरव्यू आपको दूंगी कि नॉमेनक्लेचर आप जनरली, ताकि आपका बिल्कुल अनटच पोर्शन ये ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, होमोलॉगस सीरीज़ आपके पास क्या है, 10th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं ये चीज़, होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, एक बार रिमाइंड करना इस चीज़ को। उसके बाद ये कंप्लीट जो आपका पोर्शन आएगा दैट इज़ ऑफ द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है कि कैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हो। ओके, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा आइसोमेरिज्म का। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, 12th में भी आपका बहुत बार आप इस चीज़ को पढ़ोगे। ये सारा आपका इसमें आइसोमेरिज्म आपके पास 2 टाइप्स का होता है बेसिकली, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल के फिर ये फर्दर पार्ट्स होते हैं, ये आपने यहाँ पे आपके स्टडी करने हैं। सॉरी, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो के आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं, वो आपने स्टडी करने हैं यहाँ पे। ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंसेप्ट, ये सारा का सारा आपका कंसेप्ट आइसोमेरिज्म में ही रहने वाला है कि उसके बाद आइसोमेरिज्म के बाद फिर आप पढ़ोगे ऑप्टिकल कंसेप्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फिर वहाँ से ऑप्टिकल एक्टिविटी का कंसेप्ट जनरेट होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी से फिर आपके पास इनैनोमर, डाइस्टीरियोमर, रेसमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, दिस पार्ट इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको जो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के वो आपको पता होने चाहिए, जैसे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, आप कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज कैसे करते हो, फिजन का मीनिंग होता है ब्रेक होना। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आप यहाँ से स्टडी करोगे। दीज 3 कंसेप्ट आपके पास, प्योरिफिकेशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस दिस ईयर। ठीक है, एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आपने नहीं करनी एंड क्वांटिटेटिव भी नहीं करनी। क्वालिटेटिव का आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट आपका रहता है। ये प्रैक्टिकल्स में जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल्स में आपका ये इंक्लूड कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे आपका स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट। सबसे फर्स्ट सेक्शन जो है पार्ट 1, दैट इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जब भी आपने जो 11th यूनिट आपने यहाँ से की है पी ब्लॉक एलिमेंट, वहाँ से आपने क्या स्टडी किया है, या प्रीवियस क्लासेस में भी आप क्या स्टडी करते हो कि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन मीन्स ये अपने ही जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ ज्वाइन कर सकता है, मीन्स कार्बन की सेल्फ लिंकेज की जो प्रॉपर्टी होती है उसको आप कैटिनेशन बोलते हो। ठीक है, अब कार्बन आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आप ये 4th यूनिट में पढ़ चुके हो। तो ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड खुद के साथ भी बना सकता है, किसी दूसरे एटम्स के साथ भी बना सकता है। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड हम स्टडी करते हैं, आपके पास जो कार्बन जिसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन आपका एटम होता है, एंड एलिमेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस या हेलोजेंस आपके पास होते हैं। तो जब भी हम इन सभी कंपाउंड्स जिससे मिलके इन एलिमेंट से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम एक अलग सेपरेट ब्रांच में रख देते हैं, जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्यों होती है, क्योंकि वो आपके पास जो लाइफ की एग्जिस्टेंस एंड मेंटेनेंस अर्थ पे जो होती है उसमें हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि आप यहाँ पे स्टडी करते हो डीएनए डीऑक्सी जो न्यूक्लिक एसिड आपके पास होते हैं, डीएनए आपने डीएनए से आई थिंक आप वेल अवेयर होगे डीएनए आपके पास क्या होते हैं। जो आपके पास होते क्या हैं, ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपके पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, या यू कैन से हेरिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर द डीएनए। ठीक है, प्रोटीन्स की जब आप बात करते हो, प्रोटीन्स भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो एसेंशियल कंपोनेंट आपके पास रहता है ब्लड का, मसल्स का, स्किन का। ठीक है, तो जो आपके पास मोस्ट ऑफ मटेरियल है, जैसे आप जो क्लॉथ डालते हो वो किस फैब्रिक के बने होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड होता है। जितने फ्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं कि आप डेली लाइफ में जो यूज़ करते हो, पॉलीमर्स में यदि मैं आपको बताऊं, जैसे आप चेयर्स यूज़ करते हो, चेयर पे आप बैठते हो, या आप कोई भी चीज़ आप इनटेक करते हो, खाना जो आप खाते हो, तो वो सारे आपके पास जो भी कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। मेडिसिन्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस यूनिट में हम 1 बाय 1 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और क्या आपके पास कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम आपका स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ये देखो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्टिंक्शन आप कैसे करते हो। ठीक है, देखो आपके पास क्या था, आपके पास जो ऐसा बोला गया था, मतलब प्रीवियस टाइम में ऐसा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला गया था कि ऐसे कंपाउंड जो आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कि जो आपके पास लिविंग थिंग से मिलके बने होते हैं, उनको आपने बोल दिया था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये आपके पास पुरानी बातें हैं कि आपके पास कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया गया था। सबसे पहले तो आपके पास जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। भाई 3 आपके पास सोर्स होते हैं, उनके हिसाब से ही आपके पास जो सब्सटेंस हैं, वो आपके पास जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, उनको भी फिर 3 आपके पास कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी बातें आपकी जो ये 1780 से पहले की बातें हैं। ठीक है, तो आपको पता है कितनी पुरानी ये बातें हैं। लेकिन 1780 के बाद केमिस्ट जो थे आपके पास, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोर्स के हिसाब की बजाय जो कंपाउंड है उनको 2 क्लासेस में आपका डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले क्या बोला गया था कि भाई 3 सोर्स होते हैं तो कंपाउंड को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर दो। बट 1780 के बाद क्या हुआ था, केमिस्ट ने कंपाउंड्स को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था। एक को नाम दे दिया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे को नाम दे दिया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन इनका बेसिक भी क्या रहेगा, सोर्स ही रहेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे फिर बोली गई कि जो वो ब्रांच आपके पास केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके पास है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ डील करेगी, उसको बोल दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपका क्या बोला गया, ऑर्गेनिक जैसे कंपाउंड आपके पास यूरिया है, शुगर है, ऑयल है। ठीक है, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, या तो डायरेक्ट आपको मिल जाएँ या इनडायरेक्टली आपको मिले।
ठीक है। तो उनको सभी को आपके पास मतलब जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, लिविंग थिंग्स यू कैन से प्लांट्स एंड एनिमल से जो मिलते हैं उनको नाम दे दिया गया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके होते हैं। ठीक है। और जो ब्रांच डिस्कस करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड फिर आपके पास जैसे आपके पास कॉमन सॉल्ट हो गया, मार्बल हो गया, ब्लू ग्रीन विट्रल हो गया, एलम्स नाइट्रेट्स आपके पास जो भी हो गए। मीन्स कहने का मीनिंग जो हमें जो मिनरल्स या जो थिंग्स जो कंपाउंड हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, जैसे रॉक्स हो गए आपके पास। ठीक है। तो उनको नाम दे दिया गया और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। लिविंग से मिले, लिविंग थिंग्स से तो ऑर्गेनिक हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स से मिले तो उनको नाम दे दिया गया इनऑर्गेनिक। ठीक है। और जो ब्रांच केमिस्ट्री की डील करती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ उसको नाम दे दिया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये आपकी प्रीवियस बातें थी जो आपको कुछ पता होनी चाहिए कि 1780 के बाद ऐसा बोल दिया गया, 2 क्लासेस में आपका डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद आपके पास कंसेप्ट आया वाइटल फोर्स थ्योरी का। ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब जो आपके पास 19th सेंचुरी तक 1780 से लेके 19वीं सदी तक आपके पास क्या बोला गया, ऐसा वहाँ पे सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास लेबोरेटरी में हम उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि उन्होंने तो सोर्स क्या बता दिया था भाई, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलके बने होते हैं। तो मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास क्या होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस बिलीफ के अकॉर्डिंग आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट आया। ठीक है भाई, यदि उनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स होती हैं जिसको आप मिस्टीरियस फोर्स बोलते हो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होती हैं। तो उन मिस्टीरियस फोर्सेस को नाम दे दिया गया वाइटल फोर्स। ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि ये जो वाइटल फोर्स हैं ये मिस्टीरियस फोर्स ऐसी हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं। मीन्स उनको हम लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियली हम उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके पास क्या आया, 1828 में आपके पास जर्मन के केमिस्ट थे, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। उन्होंने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया कि यूरिया जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो यूरिन, जो मैन का यूरिन होता है या जो मैमल्स का यूरिन होता है वहाँ उसमें प्रेजेंट होता है, उसको यूरिया को उसने बना दिया लेबोरेटरी में। तो मीन्स जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट है फिर ये तो वहाँ से आपका कैंसिल हो गया भाई। मिस्टीरियस फोर्स नहीं होती वहाँ पे, तो आपकी ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिनको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन लिया आपके पास अमोनियम साइनाइड का। ठीक है। अमोनियम साइनाइड जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है किससे बनता है, जब आप अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनाइड को रिएक्ट करते हो तब आपके पास अमोनियम साइनाइड बनता है। ठीक है। अमोनियम साइनाइड को उसने किया हीट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हीट कर दिया। हीटिंग से उसने फाइंड आउट किया कि ये रीअरेंज होने के बाद क्या देता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से आपके पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया कि कोई मिस्टीरियस फोर्स नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में, वहाँ पे पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये तो आपका ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ था वो क्या था, यूरिया था। ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने आपके डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस किए। ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको क्या बताना था कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी, जो मिस्टीरियस फोर्स बोली थी, वो कंसेप्ट यहाँ पे आपका, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना दिया तो उस कंसेप्ट को नेग्लेक्ट कर दिया गया। फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है। तो मॉडर्न डेफिनेशन दे दी गई आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जब आपका डाउनफॉल हुआ वाइटल फोर्स थ्योरी का, तो जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो न्यू डेफिनेशन है उसको आपका प्रोड्यूस किया गया। क्या बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। ठीक है। सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही नहीं होता, वहाँ पे कुछ एडिशनल आपके पास एलिमेंट्स भी होते हैं जिसको आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन या फॉस्फोरस। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोली गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है। विच यूजली कंटेन हाइड्रोजन एंड अदर एडिशनल एलिमेंट लाइक दिस।
ठीक है। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता लगी, फिर क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कार्बन कंपाउंड्स को बोल दिया गया, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड को आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल दिया गया। ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपका बोला गया कि मॉडिफाई इसको भी किया गया है भी, कार्बन कंपाउंड से अलग जो भी आपके पास एलिमेंट होती हैं, यदि उनकी केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे तो वो आपका किस में आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दोनों की दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला गया कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड, तो इस चीज़ को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन बोलते हो। 10th क्लास में आप ये चीज़ पढ़ के आए हो। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, मतलब मेन तो आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अदर एलिमेंट, यहाँ पे बोला गया था ना आपका फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई भी एलिमेंट्स यदि आप इंट्रोड्यूस कराते हो तो वो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं आपके। ठीक है। उसके बाद आपके पास कंसेप्ट आता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का, टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। तो मीन्स यहाँ पे आपके कहने का मीनिंग क्या है कि कार्बन है, कार्बन की जो है आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड की हमेशा फॉर्मेशन करता है, और जो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो एसेंशियल जो एलिमेंट होता है वो आपके पास कार्बन होता है, जो टेंडेंसी होती है टू फॉर्म द 4 कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, टेट्रा कोवेलेंट। यदि हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है। हमने CH4 जो सबसे छोटा आपके पास हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो आपके पास टेट्राहेड्रल शेप आती है, एंड बॉन्ड एंगल आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड एंगल पर्टिकुलरली टेट्राहेड्रल एंगल के इक्वल ही होता है। ठीक है। तो ये तो ओरिजिनल वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में जो आप एक्चुअल डिस्कस करते हो, बट अपनी ईज़ के लिए कि हम वहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम कंफ्यूज ना हो, ओरिजिनल ज्योमेट्री आपके 3D में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी है इस 3D स्ट्रक्चर्स की इन 2D स्ट्रक्चर्स। ठीक है। जिसको आप फिशर प्रोजेक्शन बोलते हो। फिशर प्रोजेक्शन में आप एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को आप शो करते हो 2D में, 2 डायमेंशन में। अपनी ये क्यों किया है, अपनी स्टडी को इजी बनाने के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको प्लानर दिखाया है सिंपल, अपना जो है स्टडी को इजी बनाने के लिए। ठीक है। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर यदि आपसे पूछा जाए तो आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वेंट हॉफ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो आपका ये 3D रिप्रेजेंटेशन है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसको आपका प्रेजेंट किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में 1901 में, याद रखना, और उनको नाम दे दिया गया था फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो नेक्स्ट कंसेप्ट है शेप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक बार देख लो। मीथेन का स्ट्रक्चर 4th यूनिट में पढ़ के आए हो, इथेन का स्ट्रक्चर 4th यूनिट में आप इस चीज़ को भी पढ़ के आए हो, इथीन का, इथाइन का, तीनों का आप पढ़ के आए हो। कुछ फीचर्स हमने किए थे, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे इथेन के केस में तो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड आपके पास सिग्मा होता है। जब आपके पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ट्रिपल बॉन्ड की, तो वहाँ पे आपके पास पाई बॉन्ड का कंसेप्ट आता है। पाई बॉन्ड के कुछ फीचर्स होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहली बात यदि मैं बताऊँ तो जो आपके पास जितने भी एटम आपके अटैच होते हैं यू कैन से कार्बन एटम से, जितने अदर एटम आपके अटैच होते हैं डबल बॉन्ड से, वो आपके एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पाई बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक में आता है ये। जो पी ऑर्बिटल जिससे आपके पाई बॉन्ड बनते हैं वो आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। यदि आपका प्लेन एक मॉलिक्यूल में है तो पी जो ऑर्बिटल हैं वो आपके म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसका रीज़न बता चुकी हूँ मैं क्यों होती है, क्योंकि यदि आप कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड आप रोटेशन करते हो तो जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लैस्प हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली अवेलेबल रहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अटैकिंग रिएजेंट को यदि अटैक करना है तो पाई इलेक्ट्रॉन आपके इजीली अवेलेबल वहाँ पे रहते हैं। तो जो पाई बॉन्ड की साइड्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है मल्टीपल बॉन्ड में।
ओके। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ, आपका ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट रहता है बॉन्ड लेंथ पे या बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आपने एक बार ज़रूर देख लेना है, ठीक है। वाइस मीथेन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मीथेन क्यों होती है उसका रीज़न यहाँ पे आपका बताया हुआ है, क्योंकि आपके पास मीथेन में आपके पास 4 CH बॉन्ड होते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। बॉन्ड एंगल वहाँ पे टेट्राहेड्रल एंगल के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है रिपल्शन होती है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो मिनिमम होती है, क्योंकि सारे के सारे आपके बॉन्ड पेयर मौजूद होते हैं। ये चीज़ें आपने पढ़ी थी ना कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। ये सेपर थ्योरी का कंसेप्ट है, एक पोस्टुलेट। सबसे कम किस में होती है बॉन्ड पेयर में। तो मिनिमम रिपल्शन की वजह से जो ज्योमेट्री है उसको क्या माना गया है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि टेट्राहेड्रल एंगल टोटल कितने होते हैं मीथेन के बीच में, तो 6 होते हैं। 6 कैसे होते हैं, इस चीज़ में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आपके पास यहाँ पे दिस एंगल, दो सेकंड एंगल आपके पास ये वाला हो गया, थर्ड ये वाला हो गया, फोर्थ ये वाला हो गया, फिफ्थ आपका दिस वन इन दोनों के बीच में, और 6 आपका क्या हो गया इस कार्बन एंड इसके बीच में। तो टोटल 6 आपके पास टेट्राहेड्रल एंगल वहाँ पे होते हैं, ठीक है। यदि आपको ये कंसेप्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, इफ़ यू हैव डन दिस कंसेप्ट केयरफुली, तो ये आप कर चुके हो कि किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को यदि आपने बताना है तो आप कैसे वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक आपका था। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि देखो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ध्यान से देखना इस चीज़ को, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। देखो कई बार आप मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाते हो, जैसे आपने इथेन को दिखाया C2H6, कई बार इसको आपने ओपन करके दिखा दिया, ठीक है। जब आप मतलब ऐसे भी दिखा सकते हो, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। इसको आप कैसे दिखा सकते हो, इसको आप सिंपल ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। इसका मीनिंग आपके पास क्या होगा, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, दोनों आपके जो टर्मिनल पॉइंट है किसी भी लाइन का वो आपका कार्बन को डेजिग्नेट करता है, ठीक है। तो देखो तीनों फॉर्म मैं यहाँ से आपकी बता देती हूँ। जब आप एक कंप्लीट किसी भी कंपाउंड को एक कंडेंस फॉर्मूले में दिखाते हो, मतलब सब कुछ जोड़ के आप दिखाते हो, तो उसको आप बोलते हो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। जब आप उसको ओपन करके दिखाते हो, हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको आप बोलते हो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या ग्राफिक या डिस्प्लेड फॉर्मूला, ठीक है। जब आप किसी लाइन से शो करते हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उसको आप बोलते हो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जैसे दिस वन, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो क्या दिखाया हुआ है, ऐसे कुछ करके दिखा दिया, तो ये आपका कार्बन होगा। इसको यदि मैं ओपन करके लिखूँ तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो टर्मिनल पॉइंट है, ये भी आपका जो पीक दिखाई हुई है, ये आपका क्या होगा, इसके साथ Br लगा है, ये भी कार्बन होगा। ये आगे किससे जुड़ा है, एक और कार्बन है, तो मीन्स यहाँ आपका कार्बन से जुड़ा है। कार्बन की वैलेंसी आपने कंप्लीट कर देनी है। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसको आपने कंप्लीट कर देना है। ये आगे किससे जुड़ा है, फर्दर कार्बन से, तो मीन्स ये क्या है CH3। तो देखो यहाँ पे जो 3 ब्रोमोब्यूटेन है उसको आपने ऐसे लाइन से ड्रॉ कर दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो इन्होंने दिखाया हुआ है कि जो ये आपके पास पॉइंट्स होते हैं ये आपका कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंसेप्ट आता है पॉलीगन फॉर्मूला। पॉलीगन फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है, मैथ्स में आप बहुत बार ये चीज़ें पढ़ चुके हो। तो साइक्लिक कंपाउंड को आप पॉलीगन बोलते हो, ठीक है। जैसे इसको आप ट्रायंगल बोलोगे, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है, एक रिंग बना दी ना, रिंग के लिए आपने वर्ड यूज़ करना है साइक्लो। एक साइक्लिक रिंग उसने बना दी है। 1 2 3 3 कार्बन है, बेसिक बात है, 10th में पढ़ के आए हो। 3 कार्बन के लिए प्रोप का यूज़ करते हो, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, ठीक है। तो दिस वन ये आपका स्क्वायर टाइप दिखाया हुआ है, लेकिन कार्बन 4 हैं, तो एक साइकिल बना दिया साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो पॉलीगन फॉर्म, ओके। ये आपके पास 3D रिप्रेजेंटेशन होती है, बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। जैसे आपके मीथेन में आपने ये दिखाया है, तो जो कार्बन के साथ लाइन से आपके दिखाए हुए हैं डार्क लाइन से, वो कार्बन ये 2 हाइड्रोजन आपके एक प्लेन में रहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है, जो आप डॉटेड से दिखाते हैं, जो आप ये डार्क लाइन से दिखाते हैं, तो ये आपके अबो एंड बिलो द प्लेन होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। इसको 3D रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इसको आप कैसे भी दिखा सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। जो आपका डार्क से होता है वो अबो द प्लेन होता है, जो आपका डैश से होता है वो बिलो द प्लेन होता है,
ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ तक आपने आज कवर करना है। मुश्किल नहीं है ना, ये चीज़ बोलनी है, आपने कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है कि काम ज़्यादा था या कम था। ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ के आ चुके हो, एक बार इन चीज़ों को आपने बस ध्यान से देखना है, ठीक है। टाइम कम है, सिलेबस हमने यहाँ से कवर करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक पॉइंट हमने यहाँ से टच में रहना है ताकि 12th में आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यू डोंट हैव टू मेक एनी एक्सक्यूज़, जस्ट डू योर वर्क एंड कंप्लीट द कंसेप्ट विच आई हैड गिवन यू टुडे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछना, इंस्टांट आप मेरे को मैसेज करोगे तो इंस्टांट आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ तक कवर करना है अपने चैप्टर। कल फिर हम आपका नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे, वो हमने पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर देना है आपका, ठीक है। थैंक यू।